हम जानते हैं इसकी पॉलिटिक्स को। अगर किसी को यह लगता है कि हमें समझ में नहीं आता, हमने 90 का दशक देखा है कि जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की बात आई, जब पिछड़ों को आरक्षण देने की बात आई, तो इसी मेरिट के नाम पर उसे रोकने का प्रयास इस देश के सवर्णों ने किया था, इस देश के अपर कास्ट ने किया था कि किसी तरीके से जो दलित पिछड़ा तो घुस गया, अब जो है दलित और आदिवासी घुस गया, पिछड़ों को नहीं घुसने दिया गया। और वो सिलसिला अगले 20 साल चला। बड़ी मुश्किल से 2009, 10 और 11, 12 तक आते आते इस देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में पिछड़ा तबके की एंट्री शुरू हुई। एक बार फिर से वही काम किया गया कि पहली बार किसी रूल और रेगुलेशन में एसटी, एससी, ओबीसी के साथ साथ ये रिकॉग्नाइज किया गया कि हाँ, इस देश के पिछड़े तबके के साथ भी अन्याय होता है, जाति के नाम पर भेदभाव होता है। और उसे रिकॉग्नाइज क्या कर लिया, पूरा का पूरा एक खेमा था, पूरे एक लॉबी चीज थी जो एकदम से सरफेस पर आ गई, सब के सब एकदम निकल करके आ गए। जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, दलित पिछड़ों को पीछे ले जाना चाह रहे थे और कह रहे थे कि फला धर्म से आपको खतरा है बेटा, त्रिशूल लेकर के चढ़ जाओ, अब वो तुरंत जो है हिंदू राष्ट्र को छोड़ करके निकल पड़े कि सवर्ण बचाने की लड़ाई शुरू कर दी जाए। मीडिया में घोषणा हुई कि अमेरिका में टैलेंट देखा जा रहा है, चीन में टैलेंट देखा जा रहा है, और जैसे स्टे ऑर्डर लिखा और स्टे ऑर्डर आया, तुरंत मीडिया में हेडलाइन चली कि ठाकुर पंडित जीत गए और जाति के बंटवारे वाले हार गए। हम जानते हैं इस राजनीति को कि कौन जीता है, कौन हारा है। स्टे ऑर्डर से पहले आप उदाहरण देते हैं चाइना का और अमेरिका का, और ऑर्डर आने के बाद आप कहते हैं कि ठाकुर पंडित जीते हैं। यही वो मेंटेलिटी है जिसके खिलाफ हमारे लोग बरसों से संघर्षरत हैं। हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने जिया है, हम उसके विक्टिम हैं। हमने देखा है कि जाति किस तरीके से कैंपसेस में काम करती है। हमने अपने साथी रोहित वेमुला को मरते हुए देखा, हमने पायल तड़वी को मरते हुए देखा, हमने डेल्टा मेघवाल, इंद्र मेघवाल को देखा, दर्शन सोलंकी को देखा, हमने एम्स के भीतर अनिल मीणा की सुसाइड को भी देखा है 2012 के भीतर। हमने उन तमाम केसेस को देखा, हमारे अपने लोगों को मरते हुए हमने देखा है। लेकिन यहां एक तरीके से ऐसा माहौल बनाया गया कि एक सड़क पर चलने वाला रिक्शे वाले से लेकर के शंकराचार्य तक उठ खड़े हुए और कहने लगे कि इस देश के सवर्णों के खिलाफ एक कानून आ गया है। जिस तरीके का नैरेटिव शुरू हुआ, अभी तक जो प्रधानमंत्री को जो है बड़ी बड़ी बातें करते थे, प्रधानमंत्री को हिंदू राष्ट्र का सबसे बड़ा मुखिया कहते थे, उनकी जात खोज करके ले आए, कहने लगे ये तो तेली है, इसकी शक्ल देखते तो दिन खराब हो जाता है। यही लोग थे जब हम लोग किसान आंदोलन में किसानों के साथ खड़े थे, जब सीएनआरसी में मुसलमानों के साथ खड़े हुए थे, और तमाम तरीके की लड़ाइयों में जब इस देश के माइनॉरिटीज के साथ खड़े हुए थे, पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ खड़े हुए थे, वो हमें सर्टिफिकेट दे रहे थे कि चले जाओ, मोदी का विरोध कर रहे पाकिस्तान चले जाओ, सरकार का विरोध कर रहे पाकिस्तान चले जाओ। आज वो खुद मैदान में आकर के उसी सरकार को अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे थे। ये समझना यहां से बहुत जरूरी है साथियों कि कौन लोग हैं, किस तरीके की राजनीति उनकी है। और इसमें सबसे जो खेल खेला गया बीजेपी का, जिस कमेटी की रिकमेंडेशन थी स्टैंडिंग कमेटी की, उस 30 मेंबर की स्टैंडिंग कमेटी के तमाम लोगों ने ये यूनानिमस डिसीजन लिया था कि भाई इस तरीके की गाइडलाइंस आनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद वो स्टैंडिंग कमेटी बनी थी। और जब कमेटी की रिकमेंडेशन आई, नोटिफिकेशन जब आया, वही सुप्रीम कोर्ट कहने लगता है कि ये क्या बना दिया आपने। और वही बीजेपी जो उसके सपोर्ट में थी, वो तमाम लोग कहते हैं कि भाई जो है हम तो इसका सपोर्ट ही नहीं करते, हम तो जो है सरकार के वकील जो है सुप्रीम कोर्ट के भीतर जाकर के गजट नोटिफिकेशन को डिफेंड तक नहीं कर पाते हैं, वो उसके पक्ष में कुछ नहीं बोलते हैं। तो क्या ये राजनीति जो हो रही है हमारे साथ में, हमें समझ में नहीं आती है? हमें आती है, हमने पहले भी जाना है, हमने 200 पॉइंट रोस्टर के मौके पर भी इसको जाना था, हमने एसटी/एससी एक्ट में भी जाना था, हमने मंडल कमीशन के दौर में भी जाना, हमने हर दौर में इस चीज को जाना है कि कौन सा इकोसिस्टम है जो इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों के खिलाफ, महिला और दिव्यांगों के खिलाफ काम कर रहा है, इस देश के शोषित पीड़ितों के खिलाफ काम कर रहा है।
वही इकोसिस्टम ये वो है जिसकी इस देश के विश्वविद्यालयों में 90% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। इस देश के तमाम विश्वविद्यालयों का आंकड़ा उठा करके देखिए, 99% से ऊपर वाइस चांसलर इस देश में सवर्ण है। 97% से ज्यादा जो आपके प्रोफेसर हैं वो आपके सवर्ण ग्रुप से आते हैं। तो हमें ये मालूम है कि कौन लोग हैं, किनका इकोसिस्टम है और किस तरीके से हमारे साथ में जो है बिहेव कर रहा है। लेकिन साथियों, इसके बावजूद भी हमें ये बात समझनी होगी कि जो लोग लगातार हमारे खिलाफ ये मोर्चेबंदी कर रहे हैं, जो हमारे खिलाफ जो तमाम तरीके की साजिशें कर रहे हैं, जो हमारे खिलाफ जो साजिशें रचते हैं, उन साजिशों को भी बेनकाब करने की जरूरत है। इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी आवाज को मजबूती से बुलंद करें, ताकि हमें हमारा हक जो इस देश के संविधान में मिला था उसे हम बचा करके रख सके, और ताकि ये लड़ाई को आगे मजबूती से लड़ा जा सके। घोड़े कौन है, गधे कौन है, ये कौन तय करेगा? हम तो कहते हैं कि वो गधे हैं, उधर वाले जो हैं वो गधे हैं। क्या वो मानेंगे? भाई, गधे और घोड़ों की अगर आप बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि समाज में गधे भी हैं और घोड़े भी हैं। तो अगर दोनों हैं तो दोनों के लिए तो ट्रीटमेंट अलग अलग होगा ना, दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट तो नहीं होगा। अब अगर आप उन सबको उसको एक साथ बराबर से ट्रीट करना शुरू करेंगे तो जाति होगी, दोनों के साथ जाति होगी। इसीलिए हम लोग एक बात कह रहे हैं कि भाई सोसाइटी में अनइक्वल ढांचा है। सोसाइटी में एक ग्रुप है जिसे अपर कास्ट कहते हैं, एक दूसरा है जिसको लोअर कास्ट कहते हैं। एक है जो जिसके पानी के मटके को छू लें तो वह अपवित्र हो जाता है। एक तबका है जिसको लेकर के ये चीज़ है कि अगर आप उसके ऊपर आपकी परछाई पड़ जाए तो वो आपके ऊपर मारपीट करना शुरू कर देता है। आप और तो छोड़ दीजिए, अभी इसी एक्ट के मसले पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री की जाति खोज करके ले आए। अभी तक हमें तो पता भी नहीं था कि प्रधानमंत्री साहब किस जाति से आते हैं, लेकिन उनकी जाति खोज करके ले आया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जातियाँ हमारे समाज में एग्जिस्ट करती हैं और तभी जा करके इस तरीके के नियम और कायदे कानून आते हैं। अब तो एकलव्य भी नहीं है ना द्रोणाचार्य है, फिर भी आपसे डर रहे हैं आज। भाई ये कैसे कह दिया कि एकलव्य नहीं है, द्रोणाचार्य नहीं है? एकलव्य अगर नहीं होता, द्रोणाचार्य नहीं होता तो रोहित वेमुला नहीं होता, पायल ताड़वी नहीं होती। अगर इस तरीके, भाई असल बात यही है। आपने देखा होगा 90 के दशक में जब मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस आई थी तो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस के खिलाफ में इस देश में एक पूरा तबका उठ खड़ा हुआ ताकि वो ओबीसी को उसका हक ना लेने दे सके। इस बार पहली बार हमने देखा कि 2012 की गाइडलाइंस में एसटी एससी को शामिल किया गया था, वहाँ ओबीसी नहीं था। लेकिन हमने देखा कि 2012 के बाद में ओबीसी के लेकर के भी उनके साथ भी जातीय उत्पीड़न हुआ, तो यहाँ जाकर के ओबीसी को शामिल किया गया। और यही बात शायद उन्हें चुभी है। असल चीज़ यही है कि ओबीसी उन्हें एसटी एससी के साथ नहीं देखना पसंद था। उन्हें लगता था कि ओबीसी उनका गुलाम है, उनके लिए लठैती करेगा और वो एसटी एससी के खिलाफ हो जाएगा, मुसलमान के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन पहली बार जो है उन्हें ये एक्ट के जरिए समझ में आया कि जो है एसटी एससी ओबीसी एक तरफ ही है। तो पीएम साहब खुद वहाँ ओबीसी 12 साल से राज कर रहे हैं देश में, वो तो लेकिन पद नहीं भरे गए हैं ओबीसी के देश में। देखिए सिर्फ ओबीसी के सिर्फ पदों की मामला नहीं, एसटी एससी के पदों को भी देखेंगे तो वो भी खाली है। और वो तमाम जगह जिस डाइवर्सिटी की हम लोग बात कर रहे हैं वो पूरे देश के भीतर वो डाइवर्सिटी का मसला है। और इसीलिए हम लोग लगातार इन बातों को कह रहे हैं कि कैंपसेज में जो एनएफएस हो रहा है, कैंपसेज में जो सीटों को वैकेंट छोड़ा जा रहा है, जो बैकलॉग के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मसला है, उन तमाम चीज़ों पर एक्शन लिया जाए। और इसीलिए हम लोग इस तरीके की बातों को कह रहे थे कि समता अगर लानी है तो आपको एक तरफ भेदभाव को रोकना भी पड़ेगा और दूसरी तरफ हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, वो नौकरियों में हो, वो विश्वविद्यालय में हो, तमाम जो है आपके रिसोर्सेज में हो। और उसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। एक नया शब्द आया है एनएफएस, नॉट फॉर सूटेबल, इससे क्या समझते हैं सर? देखिए नॉट फाउंड सूटेबल लगभग 10-15 साल पुरानी ये कहानी है। जैसे ही ओबीसी रिजर्वेशन इस देश के कैंपसेज में लागू हुआ तुरंत ये टर्म जो है कॉइन किया गया, क्योंकि सिस्टम में लोगों को नहीं घुसने देना था, पिछड़ों को नहीं घुसने देना था, दलितों को नहीं क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के मामले में देखेंगे तो एसटी एससी को भी रिजर्वेशन 1997 में मिला था
ओबीसी को रिजर्वेशन 2010 के बाद मिला। तो एसटी एससी तो बहुत कम था नंबर में, वो तो बहुत थोड़ा ही था जो आ रहा था, लेकिन ओबीसी क्योंकि उसकी जनसंख्या ज़्यादा और उसका हिस्सा भी ज़्यादा था, 27% था, तो उसे रोकने के लिए टर्म कॉइन किया गया, NFS, नॉट फाउंड सूटेबल। ठीक है, नो कैंडिडेट अवेलेबल भी एक कैटेगरी चलती है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जो है चल रही हैं और वो दरअसल हिस्सेदारी से डिनाई करने का ये प्रयास है। जी, जो ओबीसी क्रिमिनल बनता जा रहा है, क्या वो मालदार हो गए? क्या नौकरी नहीं चाहिए? क्या उनकी भागीदारी नहीं है देश में आज? देखिए, अगर आप इसको बात करेंगे तो सिर्फ ओबीसी में क्रिमिनल क्यों खोज रहे हैं, अपर कास्ट में भी खोजिए भाई। क्रिमिनल खोजना है तो क्या एक सेकंड आप इसको देखिए, एक चीज आप देखिए, इस देश में अगर मैं और आप जैसे मैदान में हैं तो ये मान के चलिए हम अपने समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और तमाम लोग जो यहाँ मौजूद है वो अपने अपने समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि उनके लोग नहीं हैं, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे एसटी को हो, एससी को हो, ओबीसी को हो, महिला, दिव्यांग, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो मसला सिर्फ क्रिमिनल का नहीं है, मसला ये है कि जाति के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसे किस तरीके से रोका जाए, इन कैंपसेज में समता किस तरीके से लाई जाए, इन कैंपसेज में बराबरी कैसे लाई जाए, इन कैंपसेज में हिस्सेदारी कैसे लाई जाए, इन कैंपसेज के भीतर एसटी एससी ओबीसी को किस तरीके से बराबरी का हक और हुकूक मिले, इसी की लड़ाई। जी, 80% सीटों पर जो सवन जो है बैठे हुए हैं, जबकि उनकी संख्या 15% बताई जाती है देश में। सर देखिए, वही तो चीज़ है। दरअसल ये एक्ट और इस तरीके के तमाम जो कानून आते हैं एसटी एससी ओबीसी के वेलफेयर के लिए, वो दरअसल उस हेजेमनी को ब्रेक करने का काम करते हैं। और सरकार में बैठे हुए लोग, जो डोमिनेंट ग्रुप है, जो संस्थानों में बैठा हो, वो जानता है कि किसका किस चीज़ पर कब्जा है और इसीलिए वो इस तरीके के विरोध करता है। उसे ये विरोध करने की उसकी और कोई वजह नहीं, उसकी वजह है कि उसका जो नेक्सस है वो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ वो लोग भी आ जाएंगे जिनकी वो परछाई तक बर्दाश्त नहीं करते थे, उन्हें लगने लगा है कि वो लोग अब एसटी एससी को लोग उनके पास बराबरी से आकर कुर्सी बैठेंगे और इसीलिए विरोध कर। 85% लोग बताए जाते हैं ओबीसी एससी एसटी, वो क्यों नहीं आ रहे रोड पर? सर देखिए, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं लोग, अलग अलग तरीके से मैदान में हैं। आपने किसानों को भी लड़ते हुए देखा, आपने माइनॉरिटीज़ को भी लड़ते हुए देखा, आपने एसटी एससी एक्ट को भी देखा, आपने जो है रोस्टर आंदोलन भी देखा। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है, वो अपनी अपनी जगहों पर लड़ाई लड़ रहा है और अलग अलग तरीके से लड़ रहा है। वो कोई रोजगार की लड़ाई लड़ रहा है, कोई नौजवान है तो अपनी नौकरी की लड़ाई लड़ रहा है, कोई मनरेगा की लड़ाई लड़ रहा है, कोई किसान की शक्ल में लड़ाई लड़ रहा है। हर व्यक्ति, कोई मजदूर है तो मजदूरी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पर अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तो ये कहना कि नहीं लड़ रहा है, ये गलत होगा। दरअसल आप देखिए कि आपके सामने इतने फ्रंट उन्होंने खोल दिए हैं कि आपके सारी ताकत उन्होंने बांट दी है। वो आपको एकजुट नहीं होने देना चाहते। विद्यार्थियों को एक जगह लगा दिया, किसान और मजदूरों को एक जगह लगा दिया, उनके पेरेंट्स को कहीं दूसरी जगह लगा दिया। तो यही चीजें जो है चल रही। कैसा बनेगा विश्व गुरु, कैसा बनेगा हिंदू राष्ट्र? 138 ओबीसी है, 131 दलित सांसद हैं, क्यों नहीं आ रहे रोड पर? ये देखिए, हमें विश्व गुरु नहीं बनाना, हमें तो बाबा साहब के सपनों का देश बनाना है। हमें तो संविधान में जो सपना देखा गया था वो बनाना है, हमें विश्व गुरु नहीं बनना है। बहुत क्लियर कट यहाँ से कहना जरूरी है कि हमारे पुरखों ने संविधान में जो सपना देखा था, हमें तो वो भारत बनाना है। इंसान को इंसान माना जाए, बराबरी का हक दिया जाए, यही हमारी लड़ाई है। विश्व गुरु हमारा सपना नहीं। जी।